श्वेता भारती जी अपने क्षेत्र की पहला आईएएस महिला अफसर हैं। अगर कंसिस्टेंट होकर लोग मेहनत करते रहें और खुद पे भरोसा रखें कि एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो मुझे लगता है मेरी सक्सेस के बाद कि एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होता है। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो लड़कियों को किसी छोटे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, लड़कों को बेहतर स्कूल में एडमिशन कराते हैं, सोचते हैं लड़का ही सिर्फ आगे बढ़े, लड़की को बस किसी तरह से शादी कर देना, अच्छा घर में, बस यही उनका फोकस रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि समाज तो तभी आगे बढ़ेगा जब लड़का और लड़की दोनों आगे बढ़ेंगे। मेरे दादाजी पोस्ट मास्टर थे, जब मेरे पापा बहुत छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत विपरीत स्थितियों में मेरे फादर ने पढ़ाई की थी, बहुत गरीबी का भी टाइम रहा था मेरे फादर के लिए। मेरे फादर मेरी फैमिली के पहले ऑफिसर बने थे, तो मैं जब उनकी कहानी सुनती थी मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता था, मैं इंस्पायर होती थी मेरे फादर से। मेरा चैलेंज मेरा खुद से था, मैं खुद से कॉम्पीट करती थी, मुझे और किसी को नहीं दिखाना था, मुझे खुद में अपनी नज़रों में बेहतर बनाना था, मुझे मेरे पेरेंट्स को अच्छा फील कराना था। नमस्कार, अभी मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया में मौजूद हूं और बता दूं कि बेतिया में आने का मेरा मेन पर्पस रहा कि नालंदा के राजगीर बाजार की मूल निवासी श्वेता भारती जी, जो आज बेतिया में ही शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और उनके पिताजी का नाम सुरेश चौधरी बताया जाता है, जो शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं। श्वेता जी जो कि है यूपीएससी एग्जाम में 356 रैंक इनका हासिल हुआ है और अभी हम लोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया में मौजूद हैं और हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं श्वेता भारती जी। तो मैं इनसे बात करता हूं कि किस प्रकार से आपका पढ़ाई रहा, आज बिहार में शिक्षा का स्तर किस प्रकार बढ़ रहा है, किस प्रकार लोग तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, इस पर भी हम लोग को फोकस डालने की आवश्यकता है। और श्वेता भारती जी का शुरुआती दौर पढ़ाई कैसा रहा और बचपन में इनके पिताजी क्या किया करते थे कि आज श्वेता जी यहाँ पे कार्यरत होने के बावजूद भी यूपीएससी का जो एग्जाम अभी रिजल्ट आया हुआ है उसमें इनका 356 रैंक प्राप्त हुआ है। और बताया जा रहा है कि राजगीर मूल निवासी श्वेता भारती जी अपने क्षेत्र की पहला आईएएस महिला अफसर हैं, जो कि अपने क्षेत्र से पहली बार। और मैं इनसे बात कर रहा हूं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब के घंटी के चिन्ह पर भी दबाना न भूलें। नालंदा जिला का जो राजगीर मूल निवासी हैं आप, वहां से मतलब हम लोग को पता लग रहा है और आप भी बता रही थी कि वहां से सबसे पहला महिला आप हैं जो कि वहां पे मतलब इस मुकाम को हासिल किए, इसके विषय में कुछ बताएं। जी, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला और मेरी उपलब्धि बाकी लोगों को मोटिवेट करे, मैं यही चाहती हूँ। एक महिला होने के नाते मैं जानती हूँ कि बाकी महिलाओं के लिए भी कितना मुश्किल होता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि महिलाओं के साथ एक अलग प्रॉब्लम होती है, शादी का भी प्रेशर होता है, उन्हें शिक्षा भी प्रॉपर नहीं दी जाती है। जैसे मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो यूपीएससी क्लियर करना चाहती थी, बीपीएससी क्लियर करना चाहती थी, पर उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया। तो मैं तो सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे आगे पढ़ने का मौका दिया और मुझे कभी फाइनेंशियल प्रेशर भी ऐसा नहीं रहा। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई, मैंने 12th तक की पढ़ाई पटना में की और लेकिन मैं मूल रूप से निवासी तो राजगीर नालंदा की हूँ, लेकिन ताकि मेरी पढ़ाई अच्छी हो सके इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ पटना में रहती थी। लेकिन मेरे पापा का क्योंकि ट्रांसफ़रेबल जॉब था इसलिए मेरी मम्मी साथ में रहती थी और मेरे पापा अलग अलग जहाँ डिस्ट्रिक्ट उनकी पोस्टिंग होती थी वहाँ वो जाते थे। और मैंने 12th तक की पढ़ाई पटना में की। उसके बाद भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से बीटेक किया और वहाँ मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था विप्रो कंपनी में। और लेकिन मैंने विप्रो को क्विट कर दिया क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज का जो मेरा ड्रीम था मैं उसे पूरा करना चाहती थी। इसके लिए मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। मैंने पूछा कि मैं पापा आगे मैं प्रिपेयर करना चाहती हूँ, तो मेरे पापा ने बोला बिल्कुल तुम आगे प्रिपेयर करो और बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे मेरे पेरेंट्स भी कि मैं ज़रूर क्रैक कर सकती हूँ इस एग्ज़ाम को। और फिर मैंने 64th बीपीएससी दिया, उसके साथ साथ मैंने 65th बीपीएससी भी एग्ज़ाम दिया था। दोनों का ही रिज़ल्ट लास्ट ईयर आ गया 2021 में। और 64th बीपीएससी में मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मिला था और 65th में मुझे बिहार एजुकेशन सर्विस मिला, जिसमें मेरे फादर भी ऑलरेडी कार्यरत थे। लास्ट ईयर ही मेरे फादर रिटायर हुए थे और लास्ट ईयर मुझे उन्हीं की सर्विस मिल गई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, मेरे फैमिली को भी बहुत खुशी हुई थी। और क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में कंटिन्यू रखना चाहती थी तो मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम भी दिया था। अक्टूबर में उसका प्रीलिम्स था और जनवरी में उसका मेंस था। और मैंने जब मेंस दे दिया उसके बाद मेरा कॉल आया यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए और मैंने यहाँ 9 फरवरी को ज्वाइन किया और अभी मैं यहीं पर एज अ डीपीओ वर्क कर रही हूँ। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम आपने दिया इसमें काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, उसका कारण क्या रह जाता है कि वो पीछे हो जाते हैं और कुछ लोग उसमें निकल जाते हैं? फिर वो किस प्रकार से मतलब स्टडी किस प्रकार पढ़ाई करें ताकि वो भी रैंक पे आ सके, वो भी मतलब उस चीज़ को हासिल कर सके? देखिए, ये तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। ऑलमोस्ट 9 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म लास्ट ईयर भी भरा था। सिलेक्शन बहुत ही कम होता है, 686 आई थिंक वैकेंसीज थी, 700 प्लस थी बट रिज़ल्ट 686 का आया है।
तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए कंपटीशन तो है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट होकर लोग मेहनत करते रहें और ख़ुद पे भरोसा रखें कि एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो मुझे लगता है मेरी सक्सेस के बाद कि एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होता है अगर आप कंसिस्टेंट होकर मेहनत करते रहें। और बाकी लोगों का प्रेशर रहता है, समाज का भी प्रेशर रहता है, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ी मुझे हेल्प मिल गई थी मेरे पेरेंट्स से। मैं ज़्यादा लोग से इंटरेक्ट नहीं करती थी, फ्रेंड सर्कल से भी मैं दूर रही थी और थोड़ा आइसोलेटेड होकर भी मैं पढ़ाई कर रही थी। फोकस बिल्कुल मेरा एग्ज़ाम को क्रैक करने पर था और इवेंचुअली मेरे एग्ज़ाम क्रैक हो गया और मेरी AIR 356 आई है। मतलब पहले तैयारी में ही मतलब एग्ज़ाम निकालने की दूसरी बार नहीं जी, नहीं, ये मेरा पहला मेंस और इंटरव्यू था, लेकिन इससे पहले मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो उसके अलावा मैं BPSC का भी एग्ज़ाम्स दे रही थी, तो वो दोनों जब मेरा क्रैक हो गया था तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मैं और भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने UPSC का पेपर दिया और फाइनली मेरा क्रैक हो गया है। और मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि आप खुद पर भरोसा रखिए। अभिभावकों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी आपका नाम रोशन कर सकता है। जैसे मेरे पेरेंट्स, चाहे मैं लड़की ही क्यों ना थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इक्वल ट्रीट किया अपने भाइयों की तरह और मुझे वैसी एजुकेशन दी, मुझे उसी स्कूल में पढ़ाया। जैसे मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो लड़कियों को किसी छोटे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, लड़कों को बेहतर स्कूल में एडमिशन कराते हैं, सोचते हैं लड़का ही सिर्फ आगे बढ़े, लड़की को बस किसी तरह से शादी कर देना अच्छा घर में, बस यही उनका फोकस रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि समाज तो तभी आगे बढ़ेगा जब लड़का और लड़की दोनों आगे बढ़ेंगे। तो बचपन में आपका क्या सोच था बनना? जैसे 1 क्लास से 5 क्लास तक जब पढ़ाई की होंगी तो उस समय तो क्या सोच होगा मन में कि क्या बनेंगे हम आगे चल के? जी, बचपन से मैंने अपने फ़ादर को देखा था। मेरे फ़ादर खुद बिहार एजुकेशन सर्विस में ऑफिसर रह चुके थे। तो एक मुझे लगता था, जब मैं स्कूल भी जाती थी तो मेरे टीचर्स पूछते थे तुम्हारे पापा क्या करते हैं। मुझे लगता था कि मेरे फ़ादर ऐसा क्या करते हैं जो मेरे टीचर्स पूछते तुम्हारे फ़ादर क्या करते हैं, तुम्हारे फ़ादर ऑफिसर हैं। मुझे लगा कि क्या कुछ अच्छी सी चीज़ है, तो मुझे लगता था अच्छा मुझे भी ऑफिसर तब बनना चाहिए। मेरे टीचर्स बोलते थे आप भी अपने फ़ादर की तरह बनो, तब मुझे मोटिवेशन मिला, अच्छा मुझे मेरे फ़ादर की तरह बनना चाहिए, एक ऑफिसर बनना चाहिए। लेकिन मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी तब मैं एक बार मसूरी गई थी घूमने के लिए मेरे फैमिली के साथ। तो वहाँ पे एक बार हम लोग क्रॉस कर रहे थे लबसना, जो ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहाँ से हम क्रॉस कर रहे थे। तब मेरे फादर ने दिखाया था, देखो ये एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो मुझे लगा कि IAS IPS क्या होता है, तब तक मैं नहीं जानती थी कि ये ऑफिसर्स, ये IAS IPS UPSC की सब क्या होता है। तो मेरे फादर ने बोला ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत प्रतिष्ठित सेवा है जिससे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मेरे फादर ने बताया कि मुझसे भी ज़्यादा बेटर ये सर्विस है, तो आप इसको भी चॉइस में आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी सर्विस है। उसके बाद से मैंने कोशिश की, मैंने सोच लिया था तभी कि मुझे अब IAS ऑफिसर ही बनना है या IPS ऑफिसर, मुझे UPSC सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है। अच्छा, आपके दादाजी थे उस समय, आपके परिवार की स्थिति क्या था? अभी पिताजी तो आपके कार्यरत थे शिक्षा विभाग में ही उस समय। मेरे दादाजी पोस्ट मास्टर थे। जब मेरे पापा बहुत छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी, तो बहुत विपरीत स्थितियों में मेरे फादर ने पढ़ाई की थी। बहुत गरीबी का भी टाइम रहा था मेरे फादर के लिए, और फिर भी इन विपरीत स्थितियों में मेरे फादर ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया था। मेरे फादर मेरी फैमिली के पहले ऑफिसर बने थे। तो मैं जब उनकी कहानी सुनती थी मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता था, मैं इंस्पायर होती थी मेरे फादर से कि जब इतनी विपरीत स्थितियों में मेरे फादर एक ऑफिसर बन सकते, तो मेरे पास तो फिर भी मैं अच्छी तरह से एजुकेशन ले रही हूँ, मेरे पास मेरे दोनों पेरेंट्स हैं, तो मुझे कुछ और बेहतर करना चाहिए। मुझे पापा की तरह बनना है, लेकिन पापा से भी अगर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला तो ये मेरे लिए तो गर्व की बात होगी, मेरी फैमिली के लिए भी गर्व की बात होगी। तो मैंने बस वही, मैं जब भी फादर को देखती थी मैं मोटिवेट होती थी और मैंने कंटिन्यू की पढ़ाई। खुद को, मेरा चैलेंज मेरा खुद से था, मैं खुद से कॉम्पीट करती थी, मुझे और किसी को नहीं दिखाना था, मुझे खुद में अपनी नज़रों में बेहतर बनाना था, मुझे मेरे पेरेंट्स को अच्छा फील कराना था। और इसलिए मैंने प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांगली, अपना डेडिकेशन बनाए रखा और मैं कंटिन्यू करती रही पढ़ाई को, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया।